हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा आगे। अब वीडियो को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी स्टडी जो हम लोग की चल रही थी बायोलॉजी की उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके 2-3 तंत्र और बचे हैं, इनको ख़त्म कर लेने के बाद फिर हम इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जितना भी तंत्र से रिलेटेड या उसके पहले जितना भी हमने बायो में आपको पढ़ाया है वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसी वीक के लास्ट तक हम आपका प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दें बायोलॉजी क्वेश्चन की। उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी लगातार स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र। पहली चीज़ तो ये आप सब लोगों को पता होगा कि उत्सर्जन तंत्र आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। दूसरी बात, अगर किसी को भी वॉइस से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड अभी भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन एक बार अपना नेटवर्क ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात तो हम लोग स्टार्ट तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, यानी हम लोग का टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था तंत्र। तो हम लोग तंत्र के बारे में कौन कौन से तंत्र पढ़ चुके हैं, कौन कौन से तंत्र पढ़ने हैं, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि मानव शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? सबसे पहली चीज आती है, मानव शरीर हो या कोई भी जीवधारी हो, अगर वो किसी भी तरीके से आपका एक शरीर रखता है, यानी उसका एक सामान्य शरीर का आकार है, तो उसकी कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई जो होगी उसे मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो हम सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, किस नाम से जानते हैं? तो उसे कोशिका कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए जो लोग भी पढ़ चुके हैं वो रिवाइज कर लेंगे, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम भैया से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं तो ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मानव शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है। तो कार्यात्मक का मतलब क्या होता है और रचनात्मक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं तो चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी, अपने आप याद हो जाएंगी। कार्यात्मक का मतलब होता है जैसे आपके शरीर में कोई अंग है वो फंक्शन कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है, तो उसके कार्य करने वाला जो अंग होगा वो मूल रूप से किससे बना होगा? तो यहाँ पर मूल रूप से जिस चीज से बना होगा वो इसकी क्या होगी? कार्यात्मक इकाई, यानी एक यूनिट। इसी तरीके से रचनात्मक इकाई के बारे में हम लोग बात करें तो रचनात्मक इकाई क्या होगी? रचनात्मक मतलब वो दिखता कैसा है, तो दिखने पर भी जो उसके शरीर पे क्या होगा, लगभग मानव शरीर में जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मानव शरीर किससे बना हुआ है? कई प्रकार के तंत्र अंग सब मिल करके एक मानव शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है? एक रचना है, तो इसकी रचनात्मक यूनिट यानी एक यूनिट क्या है? तो ये भी क्या होगी? कोशिका। तो मूल रूप से जो मानव शरीर का निर्माण है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक कोशिका से होती है, जिसके बारे में हमने कोशिका का जब टॉपिक पढ़ाया था तब आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया। अब आगे बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलती तो कोशिकाएं मिल करके मानव शरीर में निर्माण कर देती हैं किसका? ऊतक का। जैसे कोशिका को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। ऊतक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टिश्यू बोला जाता है इसे। इसके बाद ऊतक, अब कई प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और विभिन्न प्रकार के ऊतक या अलग अलग प्रकार के ऊतक मिल करके विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण कर देते हैं। तो अंग का निर्माण हो जाता है। अंग के बाद यानी कोशिका जब एक साथ इकट्ठा हुई तो निर्माण किया उन्होंने किसका? ऊतक का। जब कई प्रकार के ऊतक मिल गए तो ऊतक मिल करके निर्माण किसका करेंगे? तो अंग का। इसके बाद जब कई प्रकार के अंग आपस में मिल जाते हैं तो ये निर्माण कर देते हैं किसका? तंत्र का। और जब कई प्रकार के तंत्र आपस में मिल करके कार्य करने लगते हैं तो ये निर्माण कर देते हैं किसका? एक शरीर। तो मूल रूप से हम लोग पढ़ रहे थे
कि अब ये अगर डायग्राम आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व हो जाता है कि मानव शरीर की कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका। इसके बाद एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ऊतक किससे मिल करके बने होते हैं, कोशिका से। अंग किससे मिल करके बने होते हैं, ऊतकों से। या मूल रूप से किससे मिल करके बने होते हैं, तो कोशिका से। इसके बाद तंत्र किससे मिल करके बना होता है, तो अंगों से मिल करके, यानी कई प्रकार के अंग जब मिलते हैं तो निर्माण करते हैं तंत्र का। और जब मूल रूप से तंत्र किससे बना होगा, तो वो कोशिका से बना होगा। तंत्र जब मिलते हैं, लगभग 8 प्रकार के तंत्र मानव शरीर में पाए जाते हैं। जब ये तंत्र मिलते हैं तो निर्माण करते हैं किसका, शरीर का। शरीर का मूल रूप से निर्माण किससे हुआ है, तो वो कोशिकाओं से हुआ है, यानी कई लाख कोशिकाएं मिलकर के निर्माण कर देती है किसका, शरीर। यहाँ तक ये सारी चीजें हम आपको एक बेसिक के रूप में, जब हमने एक सेल टॉपिक पढ़ाया था, यानी कोशिका का चैप्टर पढ़ाया था, तब हमने ये सारी चीजें आपको बता दी, तो शायद आप लोगों को याद भी होगा। चलिए उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से अगला टॉपिक ये आता है कि हम लोग तंत्र पढ़ रहे थे। अब हम लोग तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, और तंत्र के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से तंत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, सबसे पहला जो तंत्र हम लोगों ने पढ़ा वो था आपका अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के नाम से संबोधित किया था, एंडोक्राइन सिस्टम। इसी में हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोन और एंजाइम। हार्मोन और एंजाइम का टॉपिक उठा करके ही हम लोगों ने पूरा अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रखा है। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा टॉपिक पढ़ा था अंतःस्रावी तंत्र के बाद, जिसे हम लोगों ने नाम दिया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये दूसरा टॉपिक हो जाता है। इसके बाद तीसरा अभी हम लोगों ने पढ़ा उत्सर्जन तंत्र, तो ये उत्सर्जन तंत्र तीसरा टॉपिक था जो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा टॉपिक होगा कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र, तो 4 प्रकार के तंत्र ये हो गए, यानी इनमें से हम लोग पढ़ चुके, उत्सर्जन पढ़ चुके, पाचन पढ़ चुके, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ चुके। हाँ, ऑफलाइन क्लास में जो भी लोग हमसे पढ़े हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में काफी लोग कंकाल तंत्र पढ़ चुके होंगे, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं जो लोग, वो लोग इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे। अभी हम इस पर बताने वाले हैं आपको डिटेल से कंकाल तंत्र के बारे में, तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, तो आपके 8 तंत्र एक बार में पूरी अच्छी तरीके से खत्म हो जाएंगे। फिर आपको ये कभी भी परेशान नहीं करेंगे, आप एक बार इनको रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते। इसके बाद कंकाल तंत्र, अगला जो आता है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद छठा आपका श्वसन तंत्र। इसके बाद सातवां आप लोग जैसे कि ले सकते हो तंत्रिका तंत्र, और 8वां जनन तंत्र। तो ये कुल मिलाकर के 8 प्रकार के तंत्र आपको पढ़ने, जिनमें से 3 तंत्र आप लोग पढ़ चुके हो, कुछ लोग 4 तंत्र भी पढ़ चुके होंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र भी हम एक बार पढ़ा चुके हैं आपको पूरे तरीके से, लेकिन इसको भी तेजी से हम रक्त परिसंचरण तंत्र को भी तेजी से अभी कराएंगे एक बार। इसके बाद श्वसन तंत्र पे आएंगे, फिर तंत्रिका तंत्र और जनन तंत्र। ये सारे टॉपिक एक एक करके खत्म किए जाएंगे, इनका सीक्वेंसिंग नहीं है, लेकिन ये सारे 8 टॉपिक पहले खत्म करेंगे। इसके बाद कुछ टॉपिक और हैं जिनको हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जंप कर जाएंगे। किसमें? तो डायरेक्ट जंप करेंगे इसके बाद हम लोग पादप
जिसको आप लोग बॉटनी के नाम से जानते हैं, यानी पादप विज्ञान में, पादप जगत में हम लोग जंप करेंगे। तो आप लोग ये 8 तंत्र अपना जहाँ पर भी आपने लिखा हो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम अगला टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे कंकाल तंत्र से। तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज करें, थोड़ा सा तेजी से आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी। नोट कर लिया होगा आप सबने। अब हेडिंग आप लोग डाल दीजिएगा, मानव कंकाल तंत्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो लोग पढ़ चुके हैं वो भी पूरा वीडियो देखें, यहाँ से उनका रिवाइज हो जाएगा। और मैंने एक बात आपको हमेशा बताई है कि जब जितनी बार भी मैं किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ, हर बार उस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलता है। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात ये आती है कि कंकाल तंत्र में हम लोग पढ़ रहे हैं मानव कंकाल तंत्र, और मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कंकाल तंत्र बना किससे होगा। तो कंकाल तंत्र किस प्रकार के ऊतक से मिलकर बनता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग कमेंट करें जल्दी से कि मानव कंकाल तंत्र या कंकाल तंत्र किस प्रकार के ऊतकों से मिलकर के बना होता है, जल्दी कमेंट करिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनता है कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है और वो कौन कौन से हैं। तो कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बाह्य कंकाल तंत्र, और एक को हम लोग बोलते हैं अंतः कंकाल तंत्र। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ऊतक किस प्रकार की ऊतक से ये मिलकर के बना होता है, तो ये कंकालीय ऊतकों से मिलकर बना होता है। कंकालीय ऊतकों से मिल करके आपका कंकाल तंत्र बना होता है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। अब बात आती है कि कंकालीय ऊतक किन संरचनाओं का निर्माण करते हैं। तो देखिए कंकालीय ऊतकों से 2 संरचनाएं निर्मित होती हैं। एक निर्मित होती है जिसे कहा जाता है अस्थि, या इंग्लिश में इसको बोन कहा जाता है। दूसरी संरचना जो निर्मित होती है इसे कहा जाता है उपास्थि, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है। 2 संरचनाएं निर्मित होती है कंकालीय ऊतकों से, एक अस्थि और दूसरी उपास्थि। अस्थि और उपास्थि का क्या अंतर होता है वो भी हम बताएंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा। कंकालीय ऊतक कितने, कंकाल तंत्र कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, भी इसके बारे में भी हम
बता रहा है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंडो स्केलेटन सिस्टम। इसके बाद अगली बात आती है कि बाह्य कंकाल तंत्र क्या है या अंतः कंकाल तंत्र क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया कई बार। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्न में से बाह्य कंकाल तंत्र का उदाहरण है, निम्न में से अंतः कंकाल तंत्र का उदाहरण है। तो वो सारी चीजें आपको समझनी होगी। और अंतः कंकाल तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये सारी चीजें आपके सामने हो सकता है 4-5 जीवों के उदाहरण रख दे और आपसे पूछ ले कि ये अंतः कंकाल तंत्र पाया जाएगा या बाह्य पाया जाएगा, या बाह्य कंकाल तंत्र क्या है, अंतः कंकाल तंत्र क्या है, ये किन में पाया जाता है। तो देखिए, बाह्य कंकाल तंत्र लगभग ये मान लीजिए कि सभी जीवों में अलग अलग रूपों में पाया जाता है। ये जीवों के बाह्य संरचना में होता है। यानी अगर आप जीवों में देखेंगे तो ये आपको जीवों की बाह्य संरचना में दिखाई देगा, और ये जो अंतः कंकाल तंत्र होगा ये जीवों में आंतरिक रूप से होता है। ये जीवों में आंतरिक रूप से होता है, ये जीवों में बाह्य रूप से होता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसका अगर हम लोग उदाहरण लें तो उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोगों के बाल या किसी भी जीवधारी के बाल, ये उदाहरण होंगे किसका, बाह्य कंकाल तंत्र का। जैसे कि नाखून, ये उदाहरण होंगे किसका, बाह्य कंकाल तंत्र का। जैसे कि जानवरों में आप एक संरचना देखते हैं खुर अथवा सींग, ये उदाहरण होंगे किसका, बाह्य कंकाल तंत्र का। जैसे आप देख सकते हैं कछुए का कवच, ये उदाहरण होगा किसका, तो ये भी उदाहरण होगा आपका मुख्य रूप से बाह्य कंकाल तंत्र का। अंतः कंकाल तंत्र, ये तो आपको अलग अलग जीवधारियों में मिल जाएगा, लेकिन अंतः कंकाल तंत्र का अगर आप उदाहरण लें तो आप एक उदाहरण में ले सकते हैं समस्त स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी वर्ग के जीव होंगे उन सभी में ये कंकाल तंत्र यानी अंतः कंकाल तंत्र विद्यमान होगा, क्योंकि इन जीवधारियों में क्या संरचना पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी या शरीर में हड्डियां पाई जाएंगी, और हड्डियां सभी स्तनधारियों में पाई जाती हैं। और जो हड्डी यानी कि अस्थि, जिसको अभी आप पढ़ोगे, ये अस्थि किसका उदाहरण होता है, तो अस्थि उदाहरण होता है अंतः कंकाल तंत्र का। तो यहाँ पर ये उदाहरण आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं रीढ़ की हड्डी या शरीर के भीतर पाई जाने वाली हड्डियां, उदाहरण है किसका, अंतः कंकाल तंत्र का। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे बाल, नाखून, खुर, सींग, ये सब किसके होंगे। एक और बात, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बाह्य कंकाल तंत्र किस प्रकार की कोशिका से निर्मित होता है, तो ये हमेशा मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी किसी के बाल काटे जाते हैं तो उसे दर्द नहीं होता। तो दर्द होता है क्या बाल काटने में, नाखून काटने में,
अगर नाखून आपका बाहर की ओर निकला है और पूरी तरीके से उसको काटा जाए तो उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन अगर आपने उसकी सजीव कोशिकाओं को छेड़ दिया यानी उंगली की सजीव को तो आपको दर्द होगा। खुर या सींग काटने में, कछुए का कवच में इनमें दर्द नहीं होता, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। जबकि अंतःकंकाल तंत्र ये आपका सजीव कोशिका से निर्मित होता है, सजीव कोशिका से निर्मित होता है। तो नोट रखिएगा, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। वाय कंकाल तंत्र जीवों के वाय संरचना में स्थित होता है। अंतः कंकाल तंत्र जीवों में आंतरिक रूप से होता है, जो कि हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता, ये परोक्ष रूप से दिखाई देता है। जैसे कि समस्त स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत अंतः कंकाल तंत्र पाया जाता है। इसका उदाहरण आप हड्डियां ले सकते हैं या रीढ़ की हड्डी ले सकते हैं। सजीव कोशिकाओं से ये निर्मित होता है, जबकि ये मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो ये एक आपका टॉपिक है कि कंकाल तंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार। नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। एक क्वेश्चन और आगे देखते हैं। कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मानव कंकाल तंत्र के अध्ययन को या कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, एक नोट डाल के पॉइंट कि मानव कंकाल तंत्र के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली बात आती है कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? तो कंकाल तंत्र का कार्य होता है शरीर को आकार देना। इसका मुख्य कार्य है शरीर को आकार देना, ये भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक अस्थि पे। अस्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भी क्या कहा जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। तो नोट करिएगा पहला पॉइंट, अस्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अब यहाँ पर एक हम छोटा सा आपको पहले एक क्वेश्चन और बनता है कि अस्थि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है अस्थि निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अस्थि निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है ऑसिफिकेशन। ये भी नोट कर लीजिएगा, अस्थि निर्माण की प्रक्रिया ऑसिफिकेशन कहलाती है। इसके बाद अस्थि की एक कोशिका को क्या कहा जाता है? अस्थि की एक कोशिका को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। इसे कहा जाता है ऑस्टियोब्लास्ट। नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद आगे देखते हैं इसके बारे में। एक क्वेश्चन बनता है, अस्थि या हड्डी में या अस्थि या हड्डी का निर्माण किन तत्वों से होता है? तो इसके निर्माण में पहला जो तत्व भाग लेता है जो कि कहा जाता है पोर्सिन प्रोटीन। हमने जब आपको प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर एक बात बताई थी कि हड्डियों में पाए जाने वाला या अस्थि में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? पोर्सिन प्रोटीन। इसके बाद दूसरा भाग जो पाया जाता है उसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम। इसके बाद कुछ मात्रा में आपका इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। इसमें इन दोनों की मात्रा लगभग 62% होती है, जबकि ओसीन प्रोटीन लगभग 38% होता है हड्डियों में। तो ये मुख्य रूप से तीन प्रोटीन कौन सा पाया जाएगा हड्डियों में? ओसीन प्रोटीन। इसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाए जाते हैं, जो कि आगे जा कर के आपका कैल्शियम और आगे जा कर के आपका कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम इसी में। और इसमें जब हड्डी में ये परिवर्तित होगा तो क्या लक्षण पैदा करेगा वो भी बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिएगा। अस्थि का निर्माण किन से? ओसीन प्रोटीन से, कैल्शियम से और मैग्नीशियम से। इन दोनों की मात्रा 62 और ओसीन प्रोटीन होता है 38। अब एक अगला क्वेश्चन बनता है, अस्थि में कठोरता का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, अस्थि में कठोरता का मुख्य कारण मैग्नीशियम और कैल्शियम का पाया जाना है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, हम बोल दे रहे हैं कि अस्थि में या हड्डियों में कठोरता का मुख्य कारण, हड्डियों में कठोरता का मुख्य कारण कठोरता का मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला मैग्नीशियम तत्व के कारण है। हड्डियों में कठोरता का मुख्य कारण इसमें पाए जाने वाले मैग्नीशियम तत्व के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, हड्डियों में मजबूती यानी हड्डियां मजबूत किससे होती हैं? तो हड्डियां मजबूती का कारण यानी हड्डियों में मजबूती का प्रमुख कारण उसमें पाए जाने वाला ओसीन प्रोटीन के कारण होती है। यानी जितना आपके शरीर में ओसीन प्रोटीन होगा उतनी हड्डियां आपकी मजबूत होंगी। आपने देखा होगा कि जब भी कभी किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण उसमें आपका प्रोटीन की कमी हो जाने के कारण क्वाशरकोर नाम की बीमारी हो जाती है बच्चों में, मेरास्मस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखी हैं जब हम पढ़ा रहे थे आपको एक टॉपिक रोग वाला। तो रोग वाले सेक्शन में हमने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद इसके आगे हम बताते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा अस्थि के बारे में देख लेते हैं।
यहाँ पर ये एक अस्थि का हमने छोटा सा चित्र बनाया है, जिसमें हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अस्थि में मुख्य रूप से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अस्थि मज्जा में किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में। तो आपका अब हम बताने जा रहे हैं वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अस्थि मज्जा का मतलब क्या है? अस्थि मज्जा का मतलब है इसी अस्थि का लिक्विड, और इसमें कहाँ पर यह निर्मित होता है। इसका थोड़ा सा चित्र आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा सा शॉर्ट में करके। ये बीच वाला भाग जो होगा ये थोड़ा सा अलग है, और ये ऊपर और नीचे के भाग थोड़े से अलग है। इसको बना लीजिएगा। इसमें देखिए जो ये भाग है इसको कहा जाता है मज्जा गुहा, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं मैरो कैविटी। इसके बाद ये जो भाग है इसे कहा जाता है हार्वेरियन नाल। हार्वेरियन नाल की एक विशेष बात है कि हार्वेरियन नाल केवल, लिख लीजिएगा एक पॉइंट हम बोले दे रहे हैं कि हार्वेरियन नाल की प्रमुख विशेषता कि यह सिर्फ स्तनधारी वर्ग के शरीर में पाई जाती। नोट कर लीजिएगा। ये आपका गैपिंग वाला एरिया हार्वेरियन नाल का है। ये केवल स्तनधारी वर्ग में पाई जाती है, अन्य किसी अन्य वर्ग के जीव में, यानी जो मैमल्स यानी स्तनधारी नहीं होंगे उनमें ये हार्वेरियन नाल नहीं पाई जाएगी। इसके बाद ये जो अंदर का भाग है पूरा, जिसमें ये इसको बोलते हैं मैरो कैविटी या मज्जा गुहा। इसके बाद ये जो बीच का भाग है इसे हिंदी में कहा जाता है पीत अस्थि। पीत अस्थि मज्जा। और ये जो ऊपर का भाग और ये जो नीचे का भाग है इन दोनों को कहा जाता है लाल अस्थि मज्जा। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। इसको शॉर्ट में कहीं कहीं पर YBM और इसको शॉर्ट में RBM भी लिख दिया जाता है, यानी येलो ब्लड मेम्ब्रेन, और इसको लिख देते हैं रेड ब्लड मेम्ब्रेन। आप लोग पूरा फुल लिखिएगा, रेड येलो ब्लड मेम्ब्रेन, और इसे रेड ब्लड मेम्ब्रेन यानी लाल अस्थि मज्जा, और इसे पीत अस्थि मज्जा के नाम से जाना जाता है। तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आप लोग पढ़ते तो हो कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और आप लोग पढ़ते हो कि लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो भी कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। ये तो आप लोग वन लाइनर में रट लेते हो, लेकिन मुख्य रूप से आपका डब्ल्यूबीसी कहाँ पर निर्मित होता है। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर देंगे इसका निर्माण पीत अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण पीत अस्थि मज्जा या येलो ब्लड मेम्ब्रेन में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी का निर्माण यानी रेड ब्लड कार्पल्स का निर्माण कहाँ पर होता है, तो RBM यानी रेड ब्लड मेम्ब्रेन या लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका अस्थि का टॉपिक है। अभी इसको हम आपका जो बेसिक वाला पार्ट है वो समझा रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, आपसे क्वेश्चन बनता है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़े, चलिए अब थोड़ा सा उपास्थि के बारे में भी पढ़ लेते हैं। उपास्थि को इंग्लिश में कहा जाता है कार्टिलेज। एक क्वेश्चन बनता है कि उपास्थि का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रोटीन के माध्यम से होता है। तो उपास्थि के निर्माण में जो प्रोटीन भाग लेता है, इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन को कहा जाता है कांडो म्यूकोप्रोटीन। कांडो म्यूकोप्रोटीन से आपका उपास्थि निर्मित होती है। कांडो म्यूकोप्रोटीन से उपास्थि निर्मित होती है। दूसरी बात एक बनती है कि ये जो उपास्थि है ये है क्या? तो उपास्थि में कठोरता नहीं होती, ये लचीली होती है। अभी आपको और समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है, अस्थियों में कठोरता क्यों पाई जाती है, यानी मजबूती और कठोरता क्यों पाई जाती है? तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होती है। तो क्वेश्चन बनता है, अस्थियों में कठोरता क्या क्यों नहीं होती? तो अस्थि में कठोरता न होने का कारण, तो अस्थि में कठोरता न होने का कारण क्या है? क्योंकि उपास्थि में, सॉरी यहाँ हमने अस्थि बोल दिया, तो उपास्थि याद रखिएगा कि उपास्थि में कठोरता न होने का कारण क्योंकि उपास्थि में कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। इसके कारण ये उपास्थि कठोर नहीं होती। उदाहरण बताएं तो आप समझ जाएंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कर्णपल्लव। कर्णपल्लव मतलब जो कान के ऊपर का ये भाग है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपका उपास्थि पाई जाती है, इसलिए इसमें लचीलापन होता है। जो हड्डियां होती हैं वो छोटे छोटे भाग में अंदर होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये उपास्थि का भाग होता है। तो ये कर्णपल्लव आपका उदाहरण है किसका? उपास्थि का। दूसरा आप ले सकते हैं नासिका, यानी आपकी जो नाक है, ये भी उदाहरण है किसका? देखिए इसमें भी लचीलापन है। हड्डी सिर्फ यहाँ तक होती है, ये आगे मांसल भाग है जो कि मजबूत तो होता है लेकिन कठोर नहीं होता, लचीला होता है। ये भी उदाहरण होगा किसका? ये उदाहरण होगा आपका उपास्थि का। इसको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो छोटी और बड़ी सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे उपास्थि को समझने के लिए आप इस तरीके से और भी समझ सकते हो। मान लीजिए ये कोई हड्डी है और ये भी आपकी हड्डी है पैर की। मान लेते हैं ये पैर की हड्डी है। ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी में इस तरीके से होती है। इसके अब ऐसे अगर केवल हड्डी और हड्डी बीच में होगी, अगर हड्डी से हड्डी बीच में इस तरीके से टकराएगी तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी लेकिन लंबाई घटेगी। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा चलोगे तो ये हड्डी से जब हड्डी टकराएगी तो घिसेगी नहीं। तो घिसने से रोकने के लिए ऊपर भगवान ने क्या लगा रखा है? तो बीच में एक मांसल संरचना भगवान ने लगा रखी है कि हड्डी से हड्डी टकराए तो वो
घिसे ना, नहीं तो पता लगा आपकी उम्र है 55 वर्ष और लंबाई बची 55 सेंटीमीटर। इसलिए बीच में लगाई गई संरचना ये क्या होती है, ये बीच में लगी होती है, इसको बोलते हैं उपास्थि यानी कार्टिलेज। और ये आपकी क्या है, अस्थि। और ये क्या है, ये भी आपकी क्या है, अस्थि। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, अस्थि से उपास्थि के जोड़ को कहा जाता है। तो देखिए, अस्थि से अस्थि का जोड़ अगर आपसे पूछा जाए तो इसे कहा जाता है लिगामेंट। अस्थि से अस्थि का जोड़, अस्थि से अस्थि का जोड़ क्या कहलाता है, लिगामेंट। और अस्थि से उपास्थि का जोड़ ये कहा जाता है टेंडन। अस्थि से अस्थि का जोड़ तो यहाँ पर लिगामेंट, और अस्थि से उपास्थि का जोड़ टेंडन के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर छोटी बड़ी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया और ये सदाबहार क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है उससे। तो आज हम लोग क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल हम कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, किस हड्डी का क्या नाम होता है, कौन सी हड्डी किस तरीके से पहचानी जाएगी, कहाँ पर कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, इस सब के बारे में कल हम आपको एक नेक्स्ट क्लास देंगे। तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए सब लोग अपने टाइम से उपस्थित रहें और सबको कल की क्लास जरूर अच्छे से पढ़ना होगा। और आज की क्लास को अगर आप पढ़ेंगे तो कल की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको क्लास भी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको अभी भी वॉइस से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या आपको मेरी बात समझ में ना आ पा रही हो तो आप लोग निश्चित रूप से मुझे कमेंट करिएगा। और कमेंट करने के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर आपको कोई भी चीज़ कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो मैंने एक नंबर दे रखा था आपको 7071544707। इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो कि क्या दिक्कत है या कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो। जैसे टाइम मिलेगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम।